हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 19 फरवरी 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 19 फरवरी में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट आर्टिकल, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि जितने भी इनमेट्स है जो अगर इंजर्ड हो जाए काम करने के दौरान जेल में, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। ये किस हाईकोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया है? दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। इनमेट्स मतलब कैदी, जितने भी कैदी काम करने के दौरान इंजर्ड हो जाए उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। अब इनमेट्स जो है ये मैनेज किए जाते हैं एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा। यही सारी डेटा जितने भी क्राइम्स के हैं उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखती है। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बन गए हैं कौन? शिव प्रताप शुक्ला जी। ये 29th गवर्नर बनेंगे हिमाचल प्रदेश के और ओथ दिलाई जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस सवीना के द्वारा। इनको ओथ दिलाए जाएंगे। गवर्नर की बात करें तो हाल ही में आप लोगों ने देखा लगभग 12 गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है। कुछ गवर्नर्स का तबादला हुआ है एक स्टेट से दूसरी स्टेट की ओर। और गवर्नर का अपॉइंटमेंट के बारे में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 से लेके 161 तक आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ओथ ऑफ द गवर्नर जो है, यानी कि गवर्नर का जो ओथ है, ये ओथ आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 159 में। इसी तरीके से प्रेसिडेंट का ओथ देखने को मिलेगा ये आर्टिकल 60, और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का जो ओथ होता है ये आर्टिकल 69 के तहत होता है। गवर्नर का ओथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा होता है, और गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है ये अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट को किसके द्वारा बताई जाती है, किसको अपॉइंटमेंट करना है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताई जाती है। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट का ओथ आपको देखने को मिलेगा, और प्रेसिडेंट का जो ओथ है ये करवाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और वाइस प्रेसिडेंट का ओथ आपको 69 आर्टिकल में देखने को मिलेगा, जो कि करवाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, बढ़ते हैं। इसी तरीके से अभी जो नए नए गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहला गवर्नर एस अब्दुल नाजिर जी। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी थे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं और अयोध्या वर्डिक्ट के ये पैनल के एक जज थे। अयोध्या वर्डिक्ट जो आया था 2019 में नवंबर में, इस कारण से ये अपोजिशन पार्टी के द्वारा बताई जा रही है। ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया, इसको क्यों अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ गवर्नर। ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने हैं कौन? एस अब्दुल नाजिर साहब। और आंध्र प्रदेश के जो सिटिंग गवर्नर थे कौन? विश्वभूषण हरिचंदन जी। इनको बनाया गया छत्तीसगढ़ का गवर्नर। फिर लेफ्टिनेंट जनरल कवलिया त्रिविक्रम पटनायक, ये बने हैं कहाँ के गवर्नर? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के गवर्नर। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर। और शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, जो कि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी शिव प्रताप शुक्ला। ओके, देन गुलाब चंद्र कटारिया जो कि आसाम के गवर्नर हैं। और रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर बनेंगे। रमेश बैस जो कि पहले झारखंड के थे। बीडी मिश्रा लद्दाख के बनेंगे, जो कि पहले कहाँ के थे? अरुणाचल के थे। देन राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि पहले हिमाचल के थे, अब बनेंगे बिहार के गवर्नर। और फागू चौहान जी ये कहाँ के बनेंगे? मेघालय के गवर्नर बनेंगे। इसके अलावा मणिपुर के गवर्नर थे ला गणेशन जी, ये बनेंगे नागालैंड के गवर्नर। जो छत्तीसगढ़ का गवर्नर थे कौन? अनुसुईया यूके, ये बनेंगे मणिपुर के गवर्नर। ओके, तो ये था गवर्नर के बारे में। और एक चीज़, लेफ्टिनेंट जनरल कवलिया त्रिविक्रम पटनायक यानी KT पटनायक, लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक जो बने हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं। तो आपको लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पे पोस्ट आती है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि CGL 2019 के पेपर में जब आप देखोगे तो 2020 का 5 मार्च को जो पेपर कंडक्ट हुआ था, वहाँ पे आर्मी के रैंक जो होते हैं, आर्मी के जितने भी रैंक है उनको वहाँ पे पूछा गया था, अरेंज करने के लिए बोला गया था रीजनिंग के पेपर में। आप जाके देखोगे तो आपको आर्मी के रैंक बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे ऊपर के, अगर मैं 3 रैंक आपको पूछूं तो याद कैसे करना है इसको? सबसे ऊपर के पहले क्या होते हैं? फील्ड मार्शल, फिर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल। ये सबसे ऊपर के 3 हो गए। और उसके नीचे क्या होता है? मेजर जनरल। अब क्या होगा? ब्रिगेडियर। इसके नीचे क्या होगा? ब्रिगेडियर। देन कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, फिर कैप्टन और लेफ्टिनेंट। यानी कि जब आप NDA या फिर CDS का एग्जाम पास आउट होगे तो आपको सबसे पहली जो पोस्टिंग मिलेगी वो लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे अपॉइंट आप किए जाओगे। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये केदारनाथ जो टेम्पल है ये ओपन हो जाएंगे डिवोटीज़ के लिए 25 अप्रैल से। आपको पता है ना, उत्तराखंड में 4 धाम होते हैं, 4 मंदिर हैं जिन्हें हम लोग मिनी 4 धाम कहते हैं। मिनी 4 धाम कौन कौन से मंदिर आते हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों को हम लोग मिनी 4 धाम कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे वही गवर्नर के बारे में देखने को मिलेगा। ये क्या है? रमेश बैस जी अपॉइंट ओथ ले रहे हैं महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो बम्बई हाई कोर्ट है उनके द्वारा ये ओथ दिलाई जाएगी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या है? 12 चीताज जो कि लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से। कहाँ पे? कूनू नेशनल पार्क, जो कि आपको शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। शिवपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, यहाँ पे लाए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये लाई गई है। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के द्वारा ग्वालियर एयरपोर्ट पे उतारा गया, फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा कूनू नेशनल पार्क जो कि शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे इसको
क्वारंटाइन में अभी रखा गया है, 1 महीने तक क्वारंटाइन में रखे जाएंगे, उसके बाद फिर जो खुले में उसको छोड़ दिए जाएंगे, नेशनल पार्क के अंदर में खुले में छोड़ेंगे, नहीं बाहर में नहीं छोड़ा जाएगा। 12 चीताज लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका पता है आपको ब्रिक्स समिट होने वाले इस बार, कहाँ पे, डरबन में, साउथ अफ्रीका का एक सिटी है डरबन, DURBAN, ब्रिक्स समिट होने वाला है। ब्रिक्स समिट में साउथ अफ्रीका भी एक पार्ट है, क्योंकि B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। इस बार का समिट वहाँ पे साउथ अफ्रीका में होने वाला है। वुमेंस T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में भी खेले जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो 8 चीताज जो है लास्ट ईयर सितंबर के मंथ में लाया गया था, कहाँ से, नामीबिया से, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, और ये भी कुनू नेशनल पार्क में ही लाया गया था। अगर टोटल चीताज की बात करें तो ये 20 चीताज हैं अभी के टाइम पे। ओवरऑल ये सारे चीताज को मिला दिया जाए, जिसमें से 10 मेल और 10 फीमेल आपको देखने को मिलेगा। चीता जो होती है ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैट फैमिली होती है ना, बिग कैट फैमिली बेसिकली आप बोल लो इसे। बिग कैट फैमिली में आपको लायन, चीता और फिर लियोपार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ओके, बात करें नेशनल पार्क्स के बारे में तो मध्य प्रदेश में आपको कुनू नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, अच्छा बांधवगढ़ नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क, इन दोनों में कंफ्यूज मत करना। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ का है, ये कर्नाटका का नेशनल पार्क है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा फॉसिल नेशनल पार्क, इंद्र प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, फिर कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय दुबड़ी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पलपुल कुनो नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पे चिता लाया गया है। पलपुल पूरा नाम इसका है पलपुल कुनो, और ये पता है ब्रांड न्यू नेशनल पार्क है, 2018 में सेटअप किया गया था। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री में टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। उसमें भी कौन सा टूरिज्म, जो विलेज टूरिज्म है, यानी कि गांव का जो टूरिज्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जो है प्रमोट करने की बात कर रही है। इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी सारे जो विलेज है उसको गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है, ताकि वहाँ पे टूरिज्म जो सेक्टर है वो बढ़ पाए, और लोगों को, जो लोकल लोग हैं वहाँ पे, उनको रोज़गार मिल पाए, वहाँ के जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ हो पाए। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा जो वहाँ के जो लोकल क्यूसाइन है, क्यूसाइन मतलब वहाँ के जो खाना बनाने का तरीका है, इसके अलावा लोकल जो क्राफ्ट्स वगैरह है, लोकल प्रोडक्ट है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट विलेज टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। आपको पता होगा जो मातूर डिस्ट्रिक्ट, मातूर विलेज है, कहाँ पे, कर्नाटका में, मातूर विलेज कर्नाटका में जो है, ये आपको कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मातूर विलेज। यहाँ पे टोटली संस्कृत में बात की जाती है लोगों के द्वारा। इसी के साथ साथ मछली डिस्ट्रिक्ट, MAMCHLI, मछली डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपको महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। इस डिस्ट्रिक्ट में क्या होती है, मछली डिस्ट्रिक्ट में जो एग्रेरियन होम स्टे है, जो सराउंडेड किए जाते हैं कोकोनट के द्वारा, बीटल पता ना, पान के द्वारा, और बनाना, इसके जो प्लांटेशन है इसके द्वारा यहाँ पे बनाई जाती है। ये आप देख लो, ये कोकोनट के द्वारा, फिर इधर पान वगैरह के पत्ते वगैरह, इन सब चीज़ों से यहाँ पे होम स्टे बनाया जाता है, ताकि लोग यहाँ पे आके रहे, नेचुरल फीलिंग ले पाए। कौन से विलेज में, मछली विलेज में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो राजस्थान का बिश्नोई विलेज राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है वो सेटअप किया गया है। और ये बिश्नोई जो विलेज है, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्ट, जो कि इंडेंजर्ड भी है, ये आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंटली विजिट इसका देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों को लेके जो विलेज टूरिज्म है इसको प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसके अलावा कई सारे रूरल टूरिज्म है, इनको भी प्रमोट करने की बात की जा रही है, जैसे कि कोलू कोमलई, KOLUKKUMALAI, जो कि थेनी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। थेनी तमिलनाडु राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। कोलू कोमलई में क्या होता है, लार्जेस्ट, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर विलेज है। टी का प्लांटेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोलू कुमलई विलेज में होता है, और ये काफ़ी सैंडी यहाँ के काफ़ी अच्छे होते हैं। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी ये चीज़ें कही जा रही है। कोलू कुमलई विलेज कहाँ पे है, थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि टी प्लांटेशन में वर्ल्ड का नंबर 1 विलेज है। उसके बाद देवलोकम विलेज आपको देखने को मिलेगा कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में, कोट्टयम केरला में। देवलोकम विलेज जो है, यहाँ पे रिवर साइड में, रिवर के बैंक्स में योगा कराई जाती है, योगा किया जाता है देवलोकम विलेज में। इसके साथ साथ मोन डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ के हैं, नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में आपको कोन्नयक विलेज जो है, यहाँ पे टी रिट्रीट देखने को मिलेगा, चाय वगैरह ऐसी चीज़ें। इन सब चीज़ों को लेके जो है गवर्नमेंट प्रमोट करी। इसके साथ साथ पोचमपल्ली, पता है ना आपको पोचमपल्ली कहाँ पे, तेलंगाना में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पोचमपल्ली, यादरी भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में पोचमपल्ली। यहाँ पे जो इकात साड़ी है ना, IKKE, इकात साड़ी, ये खुद से हैंडमेड साड़ीज़ होते हैं, जो कि यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है पोचमपल्ली विलेज से। उसके बाद परागपुर विलेज, जो कि आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ भी विलेज टूरिज्म को डेवलप करने की बात की जा रही है। विलेज जितने भी टूरिज्म सेक्टर, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा डेवलप की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो ये था आर्टिकल अबाउट टूरिज्म। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट आर्टिकल आपको FAQ पेज में देखने को मिलेगा। ये क्या है, पोलियो से रिलेटेड है। क्या चीज़ से रिलेटेड, पोलियो से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक्स्ट्रा डोज दिए जा रहे हैं पोलियो के। पोलियो का एक्स्ट्रा डोज देने की क्या जरूरत पड़ी वेस्ट बंगाल में, इसके बारे में ये आर्टिकल में बात की जा रही है। अगर हम लोग पोलियो की बात करें तो हमारे इंडिया से पोलियो जो है ये लास्ट केस दिखा गया था अराउंड 2011 में, 13 जनवरी 2011 में। कहाँ पे, हावड़ा वेस्ट बंगाल में। उसके बाद पोलियो का केस नहीं देखा गया हमारे कंट्री में। और WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 27 मार्च 2014 को इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। सर्टिफिकेट जो है ये मिल गया था इंडिया को पोलियो फ्री का। वर्ल्ड की टारगेट करें तो वर्ल्ड की टारगेट जो है पोलियो एलिमिनेट करने की, एरेडिकेट करने की, ये 2026 तक WHO के द्वारा सेट की गई है। बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में आपको पोलियो का भी देखने को मिलेगा सीन। इसके अलावा वर्ल्ड से ये बिल्कुल जो है एक काफ़ी बड़े लेवल तक एरेडिकेट हो चुकी है पोलियो। पोलियो जो होती है ये पोलियो वायरस से फैलती है। पोलियो वायरस जो कि एक वायरल डिजीज़ है, इनसे फैलती है। पोलियो का सबसे पहले जो वैक्सीन निकाला गया था ये जोनास साल्क के द्वारा, JONASSAL इनके द्वारा निकाली गई थी 1955 में। ये पोलियो वायरस जोनास साल्क के द्वारा जो निकाली गई थी ये एक जो इंजेक्टेबल फॉर्म में थी, यानी इंजेक्शन के फॉर्म में थी। ओरल पोलियो जो वैक्सीन है, यानी कि जो कि मुंह में लिया जाता है पोलियो वैक्सीन, ये डेवलप की गई थी अल्बर्ट सेविन के द्वारा, ALBERT 7 के द्वारा। यही काफ़ी मास लेवल पे जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह चलाई जाती है इन पे ये अल्बर्ट सेविन के द्वारा जो वैक्सीन डेवलप की गई थी इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। पोलियो की बात करें तो ये कई सारे टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बच्चों में ज़्यादातर ये पाई जाती है पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी। पोलियो वायरस बेसिकली करता क्या है ना कि ये नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम में इम्पैक्ट डालता है जो भी ये, और ये नर्वस सिस्टम में इम्पैक्ट डालने के बाद नर्वस सिस्टम में ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं ये वायरस, जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं जितने भी नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। नर्व सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा, बॉडी जो माइंड है, माइंड में सिग्नल नहीं पहुँच पाएगी, इसके कारण पैरालिसिस वगैरह हो जाती है। इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखने को मिलती है पोलियो वायरस से। इसका अभी कोई भी परमानेंट क्योर नहीं हुआ, बस जो पोलियो का वैक्सीन है उसके थ्रू पोलियो को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में दिया हुआ है, अगर हम बात करें पोलियो लर्निंग एक्सचेंज जो यूनिसेफ के साथ काम कर रही है, इसके वेबसाइट की बात करें तो लगभग 5 से 10% जो पोलियो से ग्रसित लोग होते हैं उनकी डेथ होती है जब ब्रीथिंग के दौरान मसल्स जो इमोबिलाइज्ड हो जाते हैं, यानी मसल्स जब मोबिलाइज नहीं करते हैं, उन कारण से ये पोलियो से 5 से 10% लोगों की मृत्यु देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें वर्ल्ड पोलियो डे की तो ये मनाई जाती है WHO के द्वारा 24 अक्टूबर को हर एक साल। क्यों, क्योंकि इसी दिन 24 अक्टूबर को जन्म हुआ था किनका, जोनास साल्क का, जो कि पोलियो वैक्सीन का डेवलपमेंट किए थे, पोलियो वैक्सीन बनाए थे। ओके, और 24 अक्टूबर का आपको जो UN डे है, यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन डे, जो कि 1945 में हुई थी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 24 अक्टूबर को ही ITBP का रेजिंग डे आपको देखने को मिलेगा, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि 1962 में इंडिया चाइना वॉर के बाद इस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर को। तो और बात करें इम्यूनाइजेशन की, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है 24 से 30 अप्रैल तक मनाई जाती है। ओके, तो ये पोलियो के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो इंडिया का आयु और ईयर्स है ये चाइना बॉर्डर पे है। बात यहाँ पे क्यों की जा रही है इसकी, क्योंकि हाल ही में 15 फरवरी को क्या किया गया है, 7 नए बटालियन का इंट्रोडक्शन किया गया है हमारे ITBP के लिए। ITBP के 7 नए बटालियंस रिक्रूटमेंट होगा, 7 नए बटालियंस का, और इसकी जो स्ट्रेंथ है ITBP की लगभग 1 लाख के आसपास जाएगी, यानी कि 97,000 के आसपास यहाँ पे बताई जा रही है, उतनी जाएगी। यानी कि ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि 7 नए बटालियन का इसमें ITBP में इंट्रोडक्शन हुआ है, नए 7 बटालियन का, जो कि चाइना बॉर्डर पे अपना आई और ईयर रखेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। ITBP का फाउंडेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले वाले आर्टिकल में बताया, कब हुआ था, 1962 में। 1962 में कब, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को इसका रेजिंग डे मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को 1962 में, इंडिया चाइना वॉर के बाद। और इसके अलावा कई सारे ऑपरेशंस में जो भी होते हैं वो ITBP के द्वारा भी रेगुलेट किए जाते हैं। अमंग 7 जो CAPF हमारा, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, उसमें से एक आपको ITBP देखने को मिलेगा। ITBP का जो फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। ये डिप्लॉय किए जाते हैं 176 बॉर्डर आउटपुट्स में, काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। काराकोरम पास आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, बेसिकली लद्दाख में, लद्दाख से जो अरुणाचल प्रदेश तक की बॉर्डर है, यानी कि बेसिकली जो चाइना बॉर्डर है उस पर ITBP की फोर्स आपको तैनात देखने को मिलेगा। इसके बाद कई सारे ऑपरेशंस भी ITBP के द्वारा किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्योरिटी का काम है उनको हेल्प करने के लिए भी ITBP जो है काफ़ी हेल्प करी है, बॉर्डर वगैरह में रोड वगैरह बनाने के लिए। इसके साथ साथ जो काबुल में एम्बेसीज से, वहाँ पे भी ITBP के द्वारा इंपॉर्टेंट रोल निभाई गई है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बातें बताई जा रही है। अभी तो एम्बेसी नहीं है काबुल में, क्योंकि वहाँ पे तालिबान का जो कब्जा है वो अभी है, इस कारण से एम्बेसी वहाँ से हटा ली गई है। सो ये था ITBP के बारे में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये 4G 5G टैक जो है रेडी मिलेगा,
बेसिकली जो अश्विनी वैष्णव जी है हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर, इन्होंने बोला है कि 3 साल में, अगले 3 साल के अंदर अंदर इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा, टेलीकॉम रेडी बनेगा 4G 5G की फील्ड में। अभी इंडिया के अंदर में टेलीकॉम कंपनीज़ की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा मेजर कंपनीज जियो, एयरटेल और वीआई। जियो, एयरटेल और वीआई। एयरटेल का जो हेड क्वार्टर है आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसके सीईओ कौन है अभी? सुनील मित्तल। एयरटेल भारती ग्रुप के द्वारा चलाई जाती है, भारतीय एयरटेल ग्रुप के द्वारा। और वीआई काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था अभी वीआई, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट से लोन ले रखी थी और ये लोन को रीपे नहीं कर पाए। इस कारण से 33% जो स्टेक है वीआई का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया, 33% स्टेक। और वोडाफोन का स्टेक कितना है? अराउंड 28.5% स्टेक वोडाफोन को देखने को मिलेगा। और आइडिया जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा ओन की जाती है, आइडिया का स्टेक आपको 17.5% देखने को मिलेगा वीआई ग्रुप के अंदर। ये जितने भी टेलीकॉम कंपनीज़ है इसको रेगुलेट किया जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1997 में 20 फरवरी को एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास करके इसको बनाई गई थी। और इसके चेयरमैन RS शर्मा, राम सेवक शर्मा जी आपको देखने को मिलेगा, ट्राई का चेयरमैन। ये ट्राई जो है इन सारे जितने भी टेलीकॉम कंपनीज़ है इनको रेगुलेट करने का काम करती है, जो कि एक गवर्नमेंट का बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट से एक्ट के थ्रू पास करके बनाई गई थी। ओके, तो ये था आज का आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। ये वीडियो मैं डेली नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न है, इन कारण से नहीं ला पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने की, और जितना जल्दी हो सके मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, एनालिसिस अपलोड कर पाऊँ। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग।